दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना है मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर के अंतर्गत एक इलाका आता है, जिस इलाके में एक परिवार, जिस परिवार की मुखिया का नाम रामविलास होता है, जो अपने परिवार के साथ बड़े ही खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहे होते हैं। दरअसल रामविलास के परिवार में उनकी एक लड़की, एक लड़का और उनकी पत्नी बड़े ही खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहे होते हैं। दरअसल रामविलास की जो लड़की होती है, उसका नाम आराधना होता है। आराधना जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत और एक हष्ट-पुष्ट लड़की होती है, जो अभी 12वीं की पढ़ाई कर रही होती है। आराध्या जो कि पढ़ने लिखने में भी काफ़ी होशियार होती है और अपने घर पर आकर अपनी माताजी के साथ अपने घर के भी कार्यों को अच्छी तरीके से निपटा रही होती है। आराध्या जब अपने स्कूल में जाती है, तो वहाँ पर एक लड़के के साथ उसका लव अफेयर शुरू हो जाता है। दरअसल जो लड़का होता है, उसका नाम रमन होता है। रमन जो कि उसके मोहल्ले का ही रहने वाला होता है, जिसका घर एक ही गली में था। जिस गली में आराध्या का घर होता है, उसी गली में रमन का भी घर होता है। ये दोनों अपने-अपने घर से स्कूल जाते हैं और ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ तक कि ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, तो इन दोनों का जो नैनों का चाल-चलन होता है, एक-दूसरे को देखने का, वो नज़रिया थोड़ा अलग होता है। दोनों एक-दूसरे को देखते हैं और मन ही मन में जाने क्या-क्या सोच बैठते हैं। थोड़े दिनों का समय व्यतीत होता है। धीरे-धीरे इन दोनों का जो ये नैन-मटक्का का कार्य होता है, ये ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती ज़्यादा दिनों तक नहीं, बल्कि कुछ दिनों के बाद ही, कुछ महीनों में ही प्यार में बदल जाती है। इन दोनों की दोस्ती जब प्यार में बदल जाती है, तो अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं और कुछ दिनों के बाद ये जो रमन होता है, ये आराध्या से उसका फ़ोन नंबर ले लेता है। अब इन पर जो बातचीत का सिलसिला होता है, वो बढ़ जाता है और अब इनका मिलने-मिलाने का भी जो काम होता है, शुरू हो जाता है। अक्सर प्यार में जो प्रेमी होते हैं, वो एक-दूसरे को अपने जीने-मरने की बिना परवाह किए एक-दूसरे को बहुत ही चाहा करते हैं। इन दोनों के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है। ये दोनों एक-दूसरे के ऊपर अपनी जान को न्यौछावर किया करते थे। आराध्या और रमन जो कि दोनों ही एक ही क्लास में पढ़ते हैं और इनकी उम्र करीब वही रही होगी 20 से 22 साल। ये दोनों एक क्लास में पढ़ते हैं। अब इन दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगता है और एक दूसरे को ये दोनों बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि क्यों ना हम दोनों लोग एक दूसरे के साथ शादी करें। लेकिन इन दोनों को ये पता नहीं होता है कि इनका प्यार इतना परवान चढ़ चुका है कि पास पड़ोस के मोहल्ले वालों और इनके घर वालों को इस बारे में जानकारी मिल जाती है। जब इन दोनों के घर वालों को ये जानकारी मिलती है कि आराध्या जो होती है, वो रमन से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, तो जो आराध्या के घर के परिवार के लोग होते हैं, वो रमन के परिवार के साथ शादी करने के लिए साफ इनकार कर देते हैं। इधर जब रमन के घर वालों को ये जानकारी मिलती है कि ये जो रमन है, ये आराध्या से शादी करना चाहता है और ये इसके साथ जीने मरने की कस्में खा रहा है, तो इसके घर वाले भी इसकी शादी आराध्या से करने के लिए साफ इनकार कर देते हैं। जब ये दोनों परिवार एक दूसरे की शादी के लिए साफ इनकार कर देते हैं, तब इन दोनों को भी समझ में आ चुका था कि अब हम लोगों की शादी नहीं हो सकती। लेकिन इन दोनों का जो मिलना जुलने का काम होता है, मेल मिलाप का, वो अभी भी चोरी चुपके चल रहा होता है। धीरे धीरे करीब 2 साल का समय व्यतीत हो जाता है, जिसके बाद ये जो रमन होता है, इसके घर वालों ने मेरठ जिले के अंतर्गत एक गांव होता है, जिस गांव में इसके लिए एक रिश्ता तय किया था। इसका रिश्ता तय हो जाता है और इसकी शादी की जो रस्में होती हैं, जो शादी विवाह का वो कार्यक्रम शुरू हो जाता है, क्योंकि इसके विवाह की जो तारीख होती है, वो पास में आ रही होती है। इधर जो आराध्या होती है, उसे इस बात का बहुत बड़ा सदमा लगता है कि जो रमन ने इसके साथ किया है, वो गलत किया है। इसके मुताबिक वो जो सोच रही होती है कि उसने रमन को इतना चाहा, इतना प्यार किया, उसकी बदौलत उसने इतना जो कुछ अपने घर वालों का दाब दबाव
मारपीट और बेइज्जती सही आखिर किस लिए। और वही रमन अब उसे छोड़कर दूसरे के साथ शादी करने जा रहा है। जैसे ही आराध्या को ये सारी बातें पता लगती हैं, इधर चोरी छुपके इन दोनों में बातचीत तो हो ही रही होती है, तो आराध्या एक दिन रमन के फ़ोन पर कॉल करती है और कहती है कि रमन, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम क्यों ना मुझसे मिल लो आकर। तभी रमन कहता है कि ठीक है, आज मैं तुम्हारे साथ रात्रि में मिलूंगा आकर, और तुम जो भी कहना चाहती हो वो कह सकती हो। इधर इन दोनों के मिलने की बातचीत हो जाती है, तो जो रमन होता है अपने कहे मुताबिक आराध्या से मिलने जाता है। वहाँ पर आराध्या कहती है कि रमन, अब हम लोग कभी एक हो ही नहीं सकते, तो अब हम इस बातों पर क्या जोर लगाएं, आओ हम दोनों मिलकर बातचीत करते हैं। जहाँ पर ये दोनों बैठकर एक दूसरे के साथ चाय कॉफ़ी करते हैं और अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं, जिसमें आराध्या कहती है कि ठीक है, अब तुम शादी कर रहे हो तो कर लो, कभी भी मुझे याद मत करना, और मैं तुम्हें कभी याद नहीं करूँगी। तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहना और मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहूँ। जिस पर रमन कहता है कि शायद हमारे परिवार के लोगों को यही पसंद था, हम लोग कभी एक नहीं हो सकते, इसलिए हमारी मजबूरी है शादी करना, क्योंकि हमारे परिवार के लोग कभी हम दोनों को एक नहीं होने देंगे। ये बात बिल्कुल रमन की सही थी, और ये बात आराध्या के भी समझ में आ जाती है, जहाँ से ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। जिसके बाद कुछ समय व्यतीत होता है और उसके जो रमन की शादी की तारीख जो होती है वो पास में आ रही होती है। अब करीब 1 से 2 दिन का समय बचा होता है कि तभी आराध्या एक बार फिर से रमन के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि मेरा मन तुमसे मिलने को बहुत कर रहा है, क्यों ना तुम आज रात्रि में मुझे मिल लो आकर। जिस पर जो रमन होता है वो तो ये सोच ही रहा होता है कि क्योंकि वो उसे बहुत प्रेम करता था, प्यार करता था, इसलिए वो उसके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा होता है। और जैसे ही ये जो आराध्या होती है, जैसे ही रमन से इतनी बात कहती है, रमन तुरंत उसके कहे मुताबिक कहता है कि ठीक है, आज रात्रि में हम लोग मिलेंगे। इधर जो रमन होता है वो अपनी गाड़ी से करीब रात्रि के 8 से 9 बजे के समथिंग अपने घर से निकल कर जाता है, और रास्ते से आराध्या को अपनी गाड़ी में बैठा कर ये दोनों मार्केट की तरफ निकल जाते हैं। जब ये दोनों मार्केट की तरफ निकलते हैं तो वहाँ एक होटल होता है, जहाँ पर ये लोग खाना पीना करते हैं और अपने बातें करते हैं गाड़ी में बैठे बैठे। और वहीं एक होटल पर जाकर ये जो रमन होता है गाड़ी को रोक देता है। जब रमन और वो लड़की आराध्या जब होटल में पहुंच जाते हैं तो रमन होटल में एक रूम बुक कर लेता है, और ये दोनों उस गाड़ी से निकलकर होटल के उस रूम में पहुंचते हैं तो दोनों एक दूसरे को लिपट कर रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों की पुरानी यादें शुरू हो जाती है और ताज़ा हो जाती है। जिसके बाद कुछ देर तक ये रोते, और जिसके बाद इन दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। प्रेम प्रसंग में ये दोनों इतने उतावले हो जाते कि दोनों अपने तन से एक एक करके सारे कपड़े अलग कर देते हैं। जब ये दोनों एक एक करके सारे कपड़े अलग करते हैं, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। ये जो आराध्या होती है ये रमन के साथ इस तरीके से संबंध बनाती है कि ये दोनों की खूबसूरत सिस्कारियाँ पूरे रूम में गूंज रही होती हैं। ये दोनों उसी जगह पर एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं, जिसके बाद जो आराध्या होती है वो अपने प्लानिंग के तहत अपने बगल में एक चाकू रखे होती है, जिससे उस रमन का गुप्तांग काट लेती है। रमन वहीं पर रोना चिल्लाना शुरू कर देता है, और वहाँ से जो लोग होते हैं वो उस रूम होटल के पास इकट्ठा हो जाते हैं, और वहीं पुलिस के पास के थाने में इंतला की जाती है। तो घटनास्थल पर भी तुरंत पुलिस आ जाती है। पुलिस दोनों को अपनी अंडर कस्टडी में कर लेती है, और जो रमन होता है उसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, और आराध्या को अपनी अंडर कस्टडी में पुलिस कर लेती है। जिसके बाद ये जो रमन होता है उसका इलाज चल रहा होता है, और आराध्या पुलिस की अंडर कस्टडी में होती है। लेकिन अभी तक जो रमन होता है उसके घर वालों ने, ना ही आराध्या के घर वालों ने कोई मुकदमा, कोई केस एक दूसरे के ऊपर दर्ज कराया था। दोस्तों, ये दोनों का जो होता है, ये जो आराध्या होती है वो अभी भी पुलिस की अंडर कस्टडी में होती है, और रमन का इलाज अभी भी चल रहा होता है, क्योंकि उसकी शादी के कुछ दिन नहीं बचे थे। इसलिए हो सकता है कि इस वजह से इन दोनों की जो मिलाप की कहानी थी वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, और लोगों के अलग अलग तरीके से कमेंट आना शुरू हो गए। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना सुनाने का मेरा कोई ये उद्देश्य नहीं कि आपके दिल को ठेस पहुंचे, बल्कि आप सतर्क रहें
और सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।